हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आज मैं आप लोग को सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाऊंगी जो कि 25 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन। सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन, आप लोग सीडीपी को अच्छे से प्रीवियस ईयर का सारा पढ़ लीजिए। अगर आप लोग सीडीपी नहीं पढ़ेंगे तो किसी मतलब ना हिंदी का पेडागोजी, ना इंग्लिश का पेडागोजी, ना संस्कृत का पेडागोजी और ईवीएस का पेडागोजी, इन सब का पेडागोजी आप लोग को उसका सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सबसे पहले आप लोग सीडीपी अपना तैयार कर लीजिए, सीडीपी पे फोकस करिए। तो चलिए हम लोग सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया है? क्वेश्चन 1 दिया स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया रनिंग, ऑप्शन बी दिया पकड़ना, ऑप्शन सी दिया आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना और ऑप्शन डी दिया निचोड़ना। तो देखिए दोस्तों, ये दो तरह के स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। फाइन मतलब क्या होता है? पतला। तो फाइन मोटर स्किल में उन हड्डियों का प्रयोग किया जाता है जो हड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, फाइन मीन्स पतला, तो छोटी छोटी हड्डी। लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल में जिसमें बड़ी हड्डियों का प्रयोग हो, तो इस ऑप्शन में से बड़ी हड्डियों का प्रयोग किस में हो रहा है? तो पकड़ने में हाथ की छोटी हड्डी का प्रयोग होता है, रेखाएं खींचने में भी हाथ की हड्डियां प्रयोग होंगी और निचोड़ने में भी। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा? फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए रनिंग में आप लोग अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, पैर की जो हड्डियां होती हैं बड़ी होती हैं, इसलिए इसमें ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस दिशा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए दिया है शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया है पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत और ऑप्शन डी दिया है बहिष्कार का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे गिलास पकड़ना पहले सीख लेते हैं और पेन पकड़ना बाद में? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधोगामी सिद्धांत में बच्चे पहले ग्लास पकड़ना सीखते हैं फिर पेन पकड़ना सीखते हैं। तो मैं आपको इसका रीजन अच्छे से ब्रॉड तरीके से बता देती हूँ। तो देखिए क्या दिया है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। यह निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर की कुछ हिस्सों तक पहुँचता है। कहाँ से? केंद्र से शरीर की ओर पहुँचता है, ठीक है, पहुँचता। और पहले छोरों का विकास होता है, उसके उपरांत अन्य हिस्सों का विकास प्राय होता है। इसलिए विकास के प्रथम चरण में बच्चा छोटी मांसपेशियों एवं सूक्ष्म चालकों के कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों को विकसित करना शुरू कर देता है। जबकि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर होता है। शीर्षगामी सिद्धांत में जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, लेकिन अधोगामी सिद्धांत में केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से शरीर की ओर होता है। शीर्षगामी सिद्धांत को हम लोग मस्तोधोमुखी या फिर शीर्षाभूमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, शीर्षगामी सिद्धांत अधोगामी सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, इसको किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा कि अधोगामी सिद्धांत और शीर्षगामी सिद्धांत किसे कहते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं? तो देखिए, सामाजिकरण की जब संस्थाएं पूछ ले तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था जो होती है सदैव परिवार को माना गया। किसको माना गया? परिवार को माना गया। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है। अगर वो समाज की कोई भी बात सीखता है तो अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर द्वारा ही सबसे पहले सीखता है। परिवार के बाद आप लोग का आस पड़ोस आता है। देखिए मैं आप लोग बता देती हूँ यहाँ पे, बहुत छोटे बच्चे के लिए परिवार और आस पड़ोस सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, क्योंकि यहीं से बालक सर्वप्रथम सामाजिकरण आरंभ करता है। परिवार को बालक की सर्वप्रथम पाठशाला कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। परिवार वह स्थान है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाना, सार्वजनिक स्थानों पर कैसे व्यवहार करना है यह सिखाया जाता है। ये सभी सामाजिकरण के उदाहरण हैं जो व्यक्ति को उसकी संस्कृति के भीतर काम करने में सक्षम बनाते हैं। जबकि विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार, कानून, धर्म और सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है, ठीक है। जो विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, कानून हो गया, ये सब सामाजिकरण की द्वितीय संस्था में आ जाएंगी।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा, तो आप लोग इसको जीन पियाजे के सिद्धांत को सर्च करके इस वीडियो को अच्छे से पढ़ के उसको एक प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में उसको क्लियर कर लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे इस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ऑप्शन ए दिया संवेदीगामक, ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत चरण में निगमनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? तो निगमनात्मक रूप से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इस बच्चे सोचने लगते हैं। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक या फिर इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जो कि 11 से 15 वर्ष में रहता है। इस अवस्था में निगमनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। यह पियाजे के विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, जिसमें बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए अमूर्त सोच का प्रयोग करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो अमूर्त सोच का प्रयोग करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे कौशल पूर्ण वर्णित होते हैं। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण है? तो 4 चरण है। कौन कौन से? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक है? तो संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 या उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते दोस्तों। आप लोग लग रहा है मैम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं, लेकिन मैं आप लोग के भलाई के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इतना नज़दीक आ गया आपका एग्जाम। 20 अगस्त को एग्जाम होगा और टाइम बहुत ही कम है, तो जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग और उसका तर्क देखते जाइए। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन सीरीज रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कंपलसरी है बताना, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज से ही आप लोग अपने सोच का तैयारी का पता लगा सकते हैं कि आप लोग का सीटेट एग्जाम कितना तैयार हुआ है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन सीरीज जरूर अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। लास्ट में है तो लास्ट में आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है। ऑप्शन ए दिया विकेंद्रीकरण में कठिनाई, ऑप्शन बी दिया जीववादी सोच और ऑप्शन सी दिया है लाक्षणिक कार्य, ऑप्शन डी दिया काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो देखिए जब बच्चे को ऐसे किसी मतलब मान लीजिए कि 2 ग्लास में दूध दिया गया, जो कि एक ही शेप एक ही आकार के हैं, तो दोनों बच्चे इक्वल कहता है। लेकिन अगर आप लोग एक पतला लंबा गिलास लेते हैं और एक मोटा चौड़ा गिलास लेते हैं, अगर उसमें पतले गिलास में उस दूध को डाल देंगे तो उसको लगेगा कि उस गिलास में दूध कम है। तो क्यों होता है? उनको विकेंद्रीकरण में कठिनाई के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, ऑप्शन बी दिया अच्छा लड़का अच्छा लड़के अभिन्यास, ऑप्शन सी दिया आधुनिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास और ऑप्शन डी दिया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो किसके अनुसार कौन सा नैतिक कोहलबर्ग के कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत दर्शा रहा है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आधुनिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत सामाजिक क्रम का सिद्धांत उसमें बताया जाएगा जहाँ पे समाज को प्राथमिकता दी गई हो। वहाँ पे कौन सा सिद्धांत आ जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग का? तो वहाँ पे सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास आ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को 3 स्तर में बांटा और तीनों सिद्धांतों को 2-2 स्तर में डिवाइड कर दिया। तो पहला उनका स्तर है पूर्व परंपरागत नैतिकता, इसमें आज्ञा पालन दंड अभिन्यास है, और सेकेंड है अनुभवहीन सुखवादी और सहायक अभिन्यास। पारंपरिक नैतिकता को किसने 2 चरण में बांटा गया? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, कानून व्यवस्था अभिन्यास। फिर आपका बांटा गया 2 चरण और है, थर्ड लास्ट चरण है इनका। लास्ट चरण क्या है? उत्तर परंपरागत नैतिकता, और इसको भी 2 भागों में बांटा गया, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, और
फिर सेकेंड है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिनय। दोस्तों कभी कभी उच्चारण का ऐसे मतलब थोड़ा सा तालमेल खराब हो जा रहा है तो उसको आप लोग नोटिस मत करिएगा, क्योंकि जब भी आप भी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा जीभ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है, तो उसके लिए मैं आप लोग से सॉरी चाहती हूँ। तो देखिए इस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 सिद्धांत बताए, तीनों को 2 भागों में बांट दिया। इस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग के कितने सिद्धांत हो गए? तो 6 सिद्धांत हो गए, और इस 6 सिद्धांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, आप लोग जाकर सीटेट का प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा और उसको चेक कर लीजिएगा। अब मैं आप लोग को देने वाली क्वेश्चन सीरीज जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को याद करके शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करके जरूर बताइए, लाइक करके अपना प्यार दर्शाइएगा। चलिए तो मैं आप लोग को क्वेश्चन सीरीज दे देती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताना है आप लोग को, इसका आंसर बताना है। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए दिया है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर, ऑप्शन बी दिया है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी दिया परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और ऑप्शन डी दिया मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी सही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? फिर आप लोग का 9th क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ऑप्शन ए दिया ज्ञान की निष्क्रिय ग्रहकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी दिया है ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदार के रूप में। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ऑप्शन सी दिया केवल व्याख्यान विधि से सीखने में, और ऑप्शन डी दिया स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो इसका भी आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय सी यू।